Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform, The Biology Lovers. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम FSC पार्ट 1 की जो है बुक बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। जो पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है वो आज हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर आज के इस चैप्टर को इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग ट्रीटमेंट से लेकर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी। तो उससे पहले हमने फूड के हवाले से देखा और डिज़ीज़ कंट्रोल के हवाले से बायोलॉजी का रोल देखा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ड्रग ट्रीटमेंट से लेकर इंशाल्लाह प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट तक आज हम पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा आज फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिला तखीर हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, पेज नंबर 12 है आपकी टेक्स्ट बुक का और टॉपिक है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स क्या हैं, आप सब इसके बारे में जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स उन केमिकल्स को कहते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपने इसके आगे जो है वो टाइप्स भी पढ़ी हुई हैं। कुछ बैक्टीरियोस्टेटिक्स होती हैं, कुछ बैक्टीरियोसाइडल्स होती हैं, यानी कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बैक्टीरिया की यानी बैक्टीरिया को किल कर देती हैं और उनको ख़त्म कर देती हैं, बैक्टीरियल कॉलोनी को ख़त्म कर देती हैं। ठीक है जी, तो बैक्टीरियल डिजीज़ जितनी भी हैं वो हम जो है वो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए से जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन के साथ कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स ज़रूर जो सजेस्ट करते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो रोक देती हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बैक्टीरियल पे तब तक अफेक्ट होती हैं, अफेक्टिव होती हैं जब तक बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर लेता। हम ये बात जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी होती है कि बैक्टीरिया जो है विद पैसेज ऑफ टाइम अपने अंदर एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, जिसमें उनका प्लाज्मिड उनके साथ बहुत ज़्यादा उनके अंदर रोल प्ले करता है। आगे जाके हम ये इसको मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब हमने बैक्टीरिया को इंशाल्लाह जब किंगडम प्रोकैरियोट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें इंशाल्लाह ये सारा डिटेल के साथ आएगा। तो ये जब तक बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस पैदा नहीं हो जाती तब तक एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव होती हैं और अगर बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर ले तो फिर वो एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। ठीक हो गया, तो ये है रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये हम इंशाल्लाह आगे जाके किंगडम प्रोकैरियोट्स वाले चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ड्रग ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आई है वो है एंटीबायोटिक्स। ओके, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में, कि ये वो आइसोटॉप्स हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी रेडिएशंस का हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है जी, जिसमें फास्फोरस और सोडियम ये आपने पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास के अंदर केमिस्ट्री में, अगर आपको याद हो तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं इनकी रेडिएशंस का हम इस्तेमाल करते हैं और इनके ज़रिए से जो कैंसरस सेल्स होते हैं, जो कैंसरस पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है उनको हम एक्सपोज करते हैं, यानी उनके ऊपर इन रेडिएशंस को हम फेंकते हैं जिसकी वजह से वो कैंसरस सेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं और इस तरीके से हम उन कैंसरस सेल को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर एक जो है वो मेथड है जिसके ज़रिए से कैंसरस सेल को ख़त्म किया जाता है और इस मेथड का नाम है रेडियो
थेरेपी। क्लियर? तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन जो है वो कई दफ़ा पेपर्स में आ चुका है, तो आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से जो है वो तैयार करना है। ओके, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। ठीक है, देखिए एक तो है कि आपने रेडिएशंस के ज़रिए से जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि आपने मेडिसिन्स के ज़रिए से जो है वो ट्रीटमेंट करना है। तो जब हम मेडिसिन्स देते हैं और वो मेडिसिन्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से जो है पूरी बॉडी में मूव करते हैं, फ़्लो करती है वो जो केमिकल्स हैं, तो उसके नतीजे में भी हम कैंसर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो कीमोथेरेपी है एक्चुअली ये एक सिस्टमेटिक थेरेपी है जिसके अंदर हम ड्रग्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और वो जो केमिकल्स हैं वो थ्रू इंजेक्शन भी हो सकता है, थ्रू मेडिसिन्स भी हो सकता है, वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से पूरी बॉडी के अंदर मूव करते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो ड्रग्स होती हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, ये कैंसरस सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल के लिए भी जो है वो हार्मफुल होते हैं। यानी कैंसर सेल्स को तो ख़त्म करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये इनका आप कह लें एक डिसएडवांटेज है। ओके, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जब हम अब इस कैपेबिलिटी हमारे अंदर है और हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम जीन्स को डायरेक्ट जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, तो फिर जीन थेरेपी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम जो है वो डिफेक्टिव जीन को हम या तो उसको जो है वो उसकी मरम्मत करते हैं, ठीक है, यानी उसको ठीक करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, या उसको हम रिमूव कर देते हैं, या हम उसको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि रिपेयरिंग ऑफ जीन, रिमूवल ऑफ जीन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ जीन। तो हम ये तीनों काम जो है वो जीन थेरेपी के ज़रिए से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिफेक्टिव जीन को रिपेयर कर देंगे या उसे आइसोलेट कर देंगे या उसकी जगह हम नॉर्मल जीन को साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन थेरेपी ये एक बेस्ट मेथड है आज के दौर के अंदर कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से होती हैं उन डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है जीन थेरेपी के ज़रिए से। ठीक हो गया जी, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, ये टॉपिक भी, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। ओके, आगे चलेंगे जी। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी इसका जिक्र पढ़ चुके हैं, IDM। तो उसमें हमने जो है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का जिक्र किया था फॉर प्लांट्स। ठीक है, कि जो प्लांट्स या हमारी जो क्रॉप्स होती हैं इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो डिजीज़ आ जाती हैं और बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेम यही जो है टॉपिक, यही अगर प्रोसीजर हम ह्यूमन डिजीज़ में इस्तेमाल करें और हम ये देखें कि किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं और इस हवाले से हम कम्युनिटी को अवेयर करें, ठीक हो गया, उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को कंट्रोल करें, तो ये जो है डिजीज़ जो है इससे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एड्स और हेपेटाइटिस के बारे में जो है वो पढ़ा कि उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और उससे हवाले से हम कम्युनिटी को किस तरह अवेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिटी की हेल्प के साथ हम ये पूरा एक सिस्टम, एक पूरा प्रोसीजर चलाते हैं जिसके ज़रिए से उस डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो इस पूरे मैकेनिज़्म को हम इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट या IDM का नाम देते हैं। ओके जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी हमारे पास जीन क्लोनिंग। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। क्लोनिंग आप जानते हैं ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक जो है वो हिस्सा है, उसकी एक ब्रांच है, उसकी एक फील्ड है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत एडवांस ये फील्ड है
जिसके ज़रिए से हम किसी भी डिज़ायर्ड करैक्टर रखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो क्लोन जो है ये एक सेल भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें हम मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करते हैं और वो तमाम मेंबर्स जो हम उसमें प्रोड्यूस करते हैं, जो एक क्लोन के मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपीज़ होती हैं। हाँ, अगर उनके अंदर म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन मीन एनी चेंज इन डीएनए, अगर डीएनए में कोई चेंज आ जाए किसी वजह से भी, तो फिर तो शायद उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन वो नॉर्मली जो है वो तमाम जो क्लोन्स होंगे वो सारे एक दूसरे की क्या होंगे, मल्टीपल कॉपीज़ होंगे। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी मेथड ऑफ क्लोनिंग, यानी ये क्लोनिंग का प्रोसीजर किया कैसे जाता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी हल्का सा हिंट दिया था कि इसमें करते ये हैं कि हम एक फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं, उस फर्टिलाइज्ड एग में से हम न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तमाम करैक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब हम डीएनए निकाल लेते हैं और उसकी जगह हम अपनी मर्ज़ी का न्यूक्लियस, जो हमारे डिज़ायर्ड करैक्टर का न्यूक्लियस है, वो हम उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और फिर वो जो है सेल है, फर्टिलाइज्ड एग है, जिसका आपने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया है, उस एग को हम दोबारा जो है वो एक सूटेबल ऑर्गेनिज्म के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, यानी जहाँ से हमने फर्टिलाइज्ड एग लिया था उसी एनिमल के अंदर हम उसे दोबारा इम्प्लांट कर देंगे। अब डेफिनेटली उस एनिमल के अंदर उस एग की ग्रोथ होगी। ठीक हो गया। जब ग्रोथ होगी तो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी होगी उस ऑर्गेनिज्म की जहाँ से हमने न्यूक्लियस लिया था। ठीक हो गया। तो एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है, ठीक है, यानी समझने के लिहाज से कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसमें हमने सिंपल ये करना है कि फर्टिलाइज्ड एग में से न्यूक्लियस को रिमूव करना है और उसमें हम अपने डिज़ायर्ड करैक्टर वाला न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है और उस फर्टिलाइज्ड एग को दोबारा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्प्लांट कर देना है जहाँ से हमने वो लिया था एग। तो वो क्या होगा, नॉर्मल डेवलपमेंट होगी और जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा वो सेम कॉपी होगी उस इंडिविजुअल की जहाँ से हमने न्यूक्लियस लिया था। ओके, जैसे ये तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है। तो इस मेथड में हमने एक ब्लैक हेड शीप के एग के अंदर हमने न्यूक्लियस रखा है वाइट हेड शीट का। तो वाइट जब वो ग्रोथ जारी बार डेवलपमेंट हुई, तो डेवलपमेंट होने के बाद आप देखें कि जो माँ है, मदर है, वो ब्लैक हेड है, लेकिन आगे जो उसका ऑफस्प्रिंग है वो वाइट फेस्ड या वाइट हेड जो है वो आप देख सकते हैं शीप है। तो इस तरीके से हम क्लोनिंग के ज़रिए से अपने मर्ज़ी के करैक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी मल्टीपल कॉपीज़ भी तैयार कर सकते हैं। क्लोनिंग बाय सिंगल सेल, देखें अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो हमने उसको एक इंडिविजुअल के लेवल तक बात की है, लेकिन जब हम कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर सकते हैं, तो फिर यह कैसे मुमकिन होता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए हम सिंगल एग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करते ये हैं कि हम उस सिंगल एग की डिवीज़न को हम उसको जो है वो यूज़ करते हैं। ज़ाहिर बात है, जब एक एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है और उसमें जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो उसमें डिवीज़न का प्रोसेस होता है और उसमें बहुत सारे जो है वो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हम उन सारे न्यू सेल्स को ग्रोथ करवाएंगे और उन सारे सेल्स से हम न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करवा लेंगे। तो इस तरह वो सारे जो इंडिविजुअल होंगे वो सारे एक दूसरे की क्या होंगे, मल्टीपल कॉपीज़ होंगे। ठीक है, तो इसको आप सिंपली आइडेंटिकल ट्विंस की तरह भी आप इसको समझ सकते हैं कि जिस तरह ट्विंस होते हैं तो उसमें आपको पता है कि आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं उनके अंदर ये प्रोसीजर होता है कि जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है और उसके अंदर जब डिवीज़न होती है, तो डियर स्टूडेंट्स वो जो सेल डिवाइड होता है तो वो जो डॉटर सेल्स हैं वो आगे ग्रोथ करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि अगर एक फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल्स उसने प्रोड्यूस किए बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस,
और दोनों ही सेल आगे डेवलपमेंट चले गए तो उससे 2 न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे और दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, कॉपी होंगे। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। 1 से 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सेम इसी प्रोसीजर को हम क्लोनिंग में इस्तेमाल करेंगे। सिंगल सेल जो होगा उसके अंदर जैसे डिवीजन का प्रोसेस शुरू होगा तो हम उसके वो सारे जो डॉटर सेल्स होंगे उसको यूज़ करते हुए हम जो है बहुत सारे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो सब के सब एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ठीक हो गया जी। तो कहते हैं जी कि इसमें जो है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, लेकिन जो क्रोमोसोम होंगे वो किसी 2 पेरेंट्स का होगा। ठीक है, जारी बात है कि एग फर्टिलाइज्ड एग से आपने वो सारे सेल लिए हैं तो वो तो किसी 2 पेरेंट्स का ही है, लेकिन आगे उनके जो है जितने भी आपने वो मेंबर्स बनाए हैं उस फर्टिलाइज्ड एग से, वो सारे के सारे क्या हैं, सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपीज़ हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके के ज़रिए से हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल्स और दूसरे एनिमल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और कर रहे हैं। और ये प्रोसेस डियर स्टूडेंट कमर्शियल स्केल पे किया जा रहा है, बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, जिसके नतीजे में हमने बहुत सारे नए एनिमल्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें एग्जांपल हमारे पास पेडिग्री और हॉर्सेस। ठीक है जी। तो इस तरह हम अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाले एनिमल्स की जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट ये हमारा क्लोनिंग का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये क्लोनिंग का जो टॉपिक है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ओके जी, आगे चलते हैं जी। ये बिल्कुल क्लोनिंग एट कमर्शियल स्केल आपको दिखाया गया है। इस स्लाइड को अच्छे से देख लें, कुछ भी इसमें मुश्किल बात नहीं है, ये वही बातें हैं जो भी मैंने आपको सिखाई हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स आज के दौर में एक बहुत बड़ा मसला इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब ये सारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए भी जो है वो बायोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि बायोलॉजी इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रही है। ओके जी, तो आगे चलते हैं जी। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए ह्यूमन बीइंग ने जो है अपना लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ का प्रोसेस शुरू किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया। लेकिन इसके नतीजे में हुआ ये कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो कुछ बेहतर हुआ, लेकिन उसके नतीजे में हमारा जो इन्वायरमेंट है ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब उससे ये हुआ कि जाहिर बात है कि जब इंडस्ट्रीज़ रन करती हैं तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर टनों के हिसाब से टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है। अब ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सॉलिड की फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, गैसियस फॉर्म में भी है, तो हम इसको इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो फेंक देते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है, एयर पोल्यूशन पैदा होती है, वाटर पोल्यूशन पैदा होती है, लैंड पोल्यूशन जो है वो पैदा हो रही है। इसी तरह जो हैवी मेटल्स हैं, ये जो स्मोक है ऑटोमोबाइल इंजन्स का, और इसी तरह जो चिमनीज़ में से ये स्मोक निकलता है, तो इसमें भी बहुत सारी हैवी मेटल जो है वो मौजूद हैं, जैसे क्रोमियम वगैरह। तो ये भी पोल्यूशन जो है वो कॉज कर रही हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट हमारा जो पहला जो प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इसके नतीजे में होने वाली पोल्यूशन है, तो इस पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं जी। दूसरी प्रॉब्लम हमारी है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है जी, बहुत सारी हमारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड हैं, यानी जो ख़तरे का शिकार हैं, जिनके ख़त्म होने का ख़दशा मौजूद है। तो इन स्पीशीज़ को भी प्रिज़र्व करना, इनको महफूज बनाना ये भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल हमारे पास हैं लाइन, पांडा, डॉल्फिन, चीता, इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो है वो हम देख सकते हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आती हैं। ओके जी, तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। तो अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली, तो अब सॉल्यूशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन है वो है
बायो रेमिडिएशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बायो रेमिडिएशन ये बेटा एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इन्वायरमेंटल जो पोल्यूटेंट्स होते हैं या टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से ही कंट्रोल करते हैं। यानी पोल्यूशन को और जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कंट्रोल करना, इसको कहा जाता है बायो रेमिडिएशन। तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो अलजी की है। अलजी जो है इसके बारे में हमें ये जो है मालूम है और रिसर्च से ये बात पता चली है कि अलजी जो है ये पोल्यूशन को कम करने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये बहुत सारी हैवी मेटल्स को रीअब्जॉर्ब कर जाती है और जब उसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसके नतीजे में एयर पोल्यूशन में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ सकती है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास बायो रेमिडिएशन की। ओके जी, आगे चलते हैं। दूसरा ये है कि डेफिनेटली हमें कम्युनिटी को इस बारे में अवेयर करना होगा, कम्युनिटी को इस बारे में समझाना होगा और उसकी हेल्प के साथ हमें कुछ ऐसे एहतियाती तदाबीर लेनी होगी जो हमारे माहौल को प्रिजर्व कर सके। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है या चिमनी से धुआं निकलता है, ऑटोमोबाइल इंजन से जो धुआं निकलता है, तो हमें इस बारे में ये ध्यान रखना होगा और इसको मुमकिन बनाना होगा कि इस के अंदर जो हम ऑटोमोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, वो लेड फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर लेड फ्री पेट्रोल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस पेट्रोल की कंबंशन से क्या होगा, लेड जैसी हैवी मेटल जो है वो हमारे एयर में एंटर होगी और इसके नतीजे में एयर पोल्यूशन पैदा होगी। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पर भी काबू पा सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो है आपको पता है कि हर लेक्चर के एंड पे हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, यानी जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखते हैं। तो इस टॉपिक्स में से ज़्यादातर जो एमसीक्यू आया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो ये है कि रेडियोथेरेपी इज़ यूज्ड फॉर। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आ गया जी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में डिफरेंस बताएं, जीन थेरेपी क्या है, बायो रेमिडिएशन क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है और इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको क्लियर ना करवाई गई हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता होता है। ठीक है, तो कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आया है, तो आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप प्रिपेयर कर लें। इसमें कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट भी आ चुका है और इसी तरह क्लोनिंग का टॉपिक भी लॉन्ग के अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, ये जो आज का हमारा लेक्चर है, आप कोशिश करें कि इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको प्रिपेयर करें। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आज हमारा फर्स्ट चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर्स हैं ये पसंद आए होंगे। अगर इन लेक्चर्स के हवाले से आपकी कोई सजेशन हो, कोई बात हो, तो वो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसकी वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। और किसी किस्म की कोई सजेशन हो तो वो लाजमी मुझसे डिस्कस करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।